हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडीज़। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 15 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि खाद्य संसाधनों में सुरक्षा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से, पहले प्रश्न से, जो कि अतुल्य उत्तरीय प्रश्न है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, भोजन के उस संगठक का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको पता होता है प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए सहायक होती है। शरीर के वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक कौन होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है मरासमस और क्वाशी-ऑर्कर नाम, दो से नाम हैं जो प्रोटीन की कमी से होने पे होते हैं। इन रोगों के नाम भी याद आपको रखना है। प्रश्न नंबर सेकंड है, शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले भोजन के अन्य अवयवों के नाम लिखिए। तो जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले भोजन के अन्य अवयव कौन कौन से होते हैं? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। अगर हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए होता है तो हम किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि वसा हमको ऊर्जा थोड़ा देर बाद प्रदान करता है। लेकिन अगर मात्रा की बात करते हैं तो किसमें अधिक ऊर्जा होती है? तो वसा में 9.1 कैलोरी के आसपास होती है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है 4.2 कैलोरी के आसपास होती है। ठीक है, वसा में अधिक ऊर्जा होती है जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में कम ऊर्जा होती है। लेकिन तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को, वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। प्रश्न नंबर 3 है, अगर चीनी और मक्खन की समान मात्रा ली जाए तो इन दोनों में से कौन अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी? आपको चीनी की समान मात्रा लेनी है और मक्खन की समान मात्रा लेनी है और पूछेगा आपसे कि बताइए सबसे अधिक ऊर्जा इसमें से किसमें कौन हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा? तो जो हमारा दोस्तों वसा होता है युक्त होता है वो क्या है? वो मक्खन है हमारा। और जबकि कार्बोहाइड्रेट से युक्त कौन है? वो हमारा चीनी है। तो चीनी आपको पता है तुरंत जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन इसकी जो मात्रा होती है कम होती है। जबकि मक्खन में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, वसा में अधिक होती है, 9.1 कैलोरी के आसपास होती है। इसलिए जो अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा कौन करेगा? हमारा मक्खन करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर मक्खन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई 4 खरीफ फसलें लिखिए। तो आपको दोस्तों पता होता है खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल है और जायद की फसल होती है। खरीफ की फसल के अंतर्गत अगर देखते हैं तो हमारी कौन कौन सी जो बरसात के मौसम में जून जुलाई में जिसको बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, ये फसलों के अंतर्गत आपकी खरीफ की फसलें आती हैं। तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आप देखते होंगे मक्का है, बाजरा है, धान होता है, कपास होता है, उड़द। ये क्या दोस्तों? ये सब क्या है? ये सब जो फसलें हैं ये सब खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल के अंतर्गत आपका गेहूँ आ जाता है, उसके बाद चना है, मटर है, आलू है और सरसों है। तिलहनी फसलें जितनी होती हैं वो सब आपकी रबी की फसल के अंतर्गत आ जाती हैं। जायद की फसल यानी रबी की फसल जो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इस फसलों को काट लिया जाता है। उसके बाद मार्च अप्रैल में आपकी फसल बोई जाती है जायद की। जायद के अंतर्गत आपके कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो जायद के अंतर्गत आपकी फसलें होती हैं जिसमें अधिक मात्रा में पानी रहता है। पानी में कौन कौन सी होती हैं? खरबूज होता है, ठीक है, तरबूज है, ककड़ी, खीरा, फ्रूट्स, ये सब दोस्तों क्या है? ये सब जायद की फसलें होती हैं। इस प्रकार से आप खरीफ, रबी, जायद तीनों फसलों के बारे में देखा कि कौन से समय में किसको बोया जाता है, किस समय काट लिया जाता है और कौन कौन फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसके बारे में आपने जानकारी ली। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है, कोई 4 रबी फसलें लिखिए। तो इसको मैंने बता ही दिया था, इसमें गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, तिलहन वाली फसलें हैं, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आएंगी। प्रश्न नंबर 4 है, खरीफ फसलें कब उगाई जाती हैं? खरीफ की फसलें जो होती है दोस्तों वो जून जुलाई के बीच में उगाई जाती हैं और अक्टूबर या नवंबर तक इसको काट ली जाती हैं।
तो फिलहाल यहाँ पे जून से अक्टूबर के बीच में बोला गया है, तो ये भी आपका सही है। लेकिन अगर आपको जून जुलाई के बीच में बोई जाती है, अक्टूबर या नवंबर में काट ली जाती हैं, तो ये फसलें आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। क्योंकि इसमें आज देख रहे हैं, आज आपका डेट हो गई है 11 अक्टूबर, लेकिन अभी आपका धान का फसल जो है अभी कटी नहीं है। ठीक है, 11 अक्टूबर की आज डेट है, लेकिन अभी आपकी धान की फसल कटी नहीं है, इसलिए ये अक्टूबर या नवंबर में काटी जाती है। इसको ध्यान में रखना है। शुरुआत कहीं कहीं हो जाती है, लेकिन कटने का पूरी तरीके से जो कटता है नवंबर तक कटता है। प्रश्न नंबर 7 है, रबी फसलें कब उगाई जाती हैं? तो आपको पता है जो रबी की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक के बीच में उगाई जाती हैं। मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, या कह सकते हैं नवंबर में बुआई होती है, अप्रैल में इसको काट ली जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, उन्नत खेती को किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर में लिखेंगे हम, उन्नत खेती को निम्न नामों से जाना जाता है। पहला है पर्यावरणीय खेती, दूसरा आपका है कार्बनिक खेती तथा तीसरा है टिकाऊ खेती। ये दोस्तों उन्नत खेती की नामों के नाम है, पर्यावरणीय खेती, कार्बनिक खेती तथा टिकाऊ खेती। ये सब क्या है दोस्तों आपके उन्नत खेती के नाम है, ध्यान में रखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 9 है, उन्नत खेती को पर्यावरणीय कृषि क्यों कहते हैं? जो उन्नत खेती होती है उसको हम पर्यावरणीय कृषि क्यों कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, उन्नत कृषि से पर्यावरण संरक्षित रहता है, इसलिए इसे पर्यावरणीय कृषि भी कहते हैं। जो उन्नत कृषि होती है दोस्तों, उससे क्या होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है वो संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए इसे हम पर्यावरणीय कृषि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, उन्नत कृषि को कार्बनिक कृषि क्यों कहा जाता है? जो उन्नत कृषि होती है उसको हम कार्बनिक कृषि क्यों कहते हैं? तो उत्तर में कहेंगे, उन्नत कृषि से में पोषक तत्व प्रबंधन का मुख्य स्रोत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो उन्नत कृषि होती है उसमें पोषक तत्व प्रबंधन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं, इसलिए उन्नत कृषि को कार्बनिक कृषि कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, उचित वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस फसल के लिए NPK अथवा यूरिया की न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होगी? घास, मटर, गेहूं या गन्ना? इसमें से पूछ रखा है, यहाँ पे कुछ फसल दे रखे थे, जैसे आपका घास है, ठीक है, घास, मटर है, गेहूं है और गन्ना है। इन फसलों में पूछ रहा है कि जो NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अथवा यूरिया की जो न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता किसमें होती है, कम से कम किसमें हम नाइट्रोजन की यूरिया की मात्रा किसमें देते हैं, किन फसलों में? तो दोस्तों उत्तर में आपका आ जाएगा मटर। मटर में हम सबसे कम यूरिया डालते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। प्रश्न नंबर 12 है, एक लेग्यूम फसल का नाम बताइए। एक लेग्यूम फसल का नाम बताइए। तो उत्तर में है मटर, अरहर आदि, ये सब दोस्तों क्या कहलाती है हमारी लेग्यूम फसलें कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 13 है, खाद की दो विशेषताएं लिखिए। खाद की दो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? उत्तर में लिखेंगे, खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और मृदा को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करती है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जो हमारी खाद होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और यह मृदा को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 14 है, उर्वरक क्या है? उत्तर में लिखेंगे, उर्वरक व्यावसायिक रूप से उत्पादित रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को किसी तत्व विशेष की पूर्ति करते हैं। उर्वरक हमारे ये होते हैं, जो उर्वरक हमारे व्यावसायिक रूप से उत्पादित रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों को किसी तत्व विशेष की पूर्ति के लिए करते हैं। यानी किसी भी, मान लीजिए पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो गई, मान लीजिए फास्फोरस की कमी हो गई या पोटास की कमी हो गई, तो ये जो हमारे उर्वरक होते हैं तो पौधों की उस आपूर्ति को पूरा करने का कार्य करते हैं, ये हमारे उर्वरक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, खाद और उर्वरक के उत्पादन में एक अंतर लिखिए। खाद और उर्वरक क्या होते हैं, इनके उत्पादन में एक अंतर क्या होता है, प्रमुख अंतर की बात करते हैं। उत्तर में लिखेंगे, खाद जो होता है जंतुओं के अपशिष्ट और पौधों के कचरे के अपघटक से तैयार किया जाता है। जो खाद होता है दोस्तों, कंपोस्ट खाद आपका है, वो आपको पता है जो जानवरों के अपशिष्ट होते हैं
गाय भैंस के गोबर होते हैं और पेड़ पौधों के जो कचरे होते हैं, जो अपशिष्ट कचरे होते हैं, उनके अपघटन के फलस्वरूप तैयार किया जाता है, ये हमारे खाद कहलाते हैं। जबकि उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक का उत्पादन रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, उर्वरक का उत्पादन हम रासायनिक विधियों द्वारा करते हैं, जबकि खाद जो होता है जंतु के अपशिष्ट और पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, दो प्रकार के खाद कौन कौन से हैं? दो प्रकार की खाद की बात करते हैं तो उत्तर में लिखेंगे, एक आपका कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जिसको कहते हैं, दूसरा है हमारा हरी खाद। प्रश्न नंबर 17 है, अगली फसल के लिए अच्छे बीज तैयार करने के लिए फसल कटाई के बाद किए गए कार्यकलाप क्या है? मान लीजिए अगली फसल के लिए आपको अच्छे बीज तैयार करना है, तो फसल कटाई के बाद आपको कौन कौन से क्रियाकलाप करने होते हैं? उत्तर में लिखेंगे, उचित रूप से सुखाना, अर्थात बीजों को नमी रहित करना। आपको क्या करना है, जो बीज होते हैं उनको अच्छी तरीके से सुखा लेना होता है। दूसरा पॉइंट है, बीजों को कीटाणु रहित और अवांछनीय पदार्थों से दूर रखना। इनको जहाँ पे कीड़े लगते हैं, अवांछनीय पदार्थ हैं, उनसे अलग रखना होता है। इनको अच्छे तरीके से संभाल कर रखा जाता है और बीज उचित तरीके से सूखे होने चाहिए, उनमें नमी नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार से बीजों को हम नेक्स्ट फसल के लिए उसकी बीज को तैयार करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई दो रासायनिक उर्वरक लिखिए। रासायनिक की बात करते हैं तो यूरिया आपका है, सुपर फास्फेट है, और भी जो आपके हैं पोटास वोटास आता है दोस्तों, उसके नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब रासायनिक उर्वरक ही होते हैं जो बाज़ारों में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, गेहूं तथा धान के साथ उगने वाले किन्हीं दो सामान्य खरपतवारों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लिखेंगे, गेहूं तथा धान के साथ उगने वाले दो खरपतवार जैसे कि घास है पहला, दूसरा है चौलाई, तीसरा है बथुआ, चौथा है आपका हिरन खुरी आदि। ये सब दोस्तों क्या है, ये सब गेहूं और धान के साथ उगने वाले खरपतवार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गेहूं की फसल के उस खरपतवार का नाम लिखिए जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो दोस्तों गेहूं के साथ ऐसा कौन सा खरपतवार उगता है जिसको हम अपने भोजन में खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों आपको पता होता है बथुआ होता है। बथुआ ऐसा खरपतवार है जिसका उपयोग हम अपने साग बनाने के लिए, सब्जी के जो साग सब्जी होती है उसके बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गेहूं की फसल में कवक द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, गेहूं में कवक द्वारा दो सामान्यतः रोग हो जाते हैं। पहला आपको ध्यान में रखना है कीट या रतुआ। कीट या आपको ध्यान में रखना है रतुआ, जिसको रस्ट बोलते हैं। ठीक है, कीट या रतुआ जिसको इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। दूसरा है कंड, कंड के यानी कि स्मट इसको बोला जाता है। ये दो रोग है जो कि कवक के कारण गेहूं में हो जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, धान में कीट द्वारा उत्पन्न रोग है। धान में कीटों द्वारा कौन सा उत्पन्न रोग होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, धान में कीट गंधी द्वारा ब्लास्ट रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कीट गंधी द्वारा दोस्तों आपको पता है ब्लास्ट रोग हो जाता है, BLAST ब्लास्ट रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतरा फसलीकरण क्या है? अंतरा फसलीकरण क्या होता है? उत्तर में लिखेंगे, दो या अधिक फसलों का एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न में उगाना अंतरा फसलीकरण कहलाता है। मान लीजिए किसी खेत में आपको दो फसलों को उगाना है, एक ही खेत में दो प्रकार की फसलों को उगाना है, तो उसके एक पैटर्न बनाया जाता है। उस पैटर्न के आधार पर उस फसलों को उगाना ही क्या कहलाता है हमारा दोस्तों? अंतरा फसलीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 है, अंतरा फसलीकरण और मिश्रित खेती में किस विधि में अलग अलग पैदावार प्राप्त की जा सकती है? एक पूछ रहा है कि जो मिश्रित खेती आप कर रहे हैं और दूसरा अंतरा फसलीकरण कर रहे हैं, तो उसमें आप जो फसल का पैदावार करेंगे तो उसमें किस विधि में अलग अलग पैदावार प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों को पता है अंतरा फसलीकरण में आप क्या होता है कि पैटर्न के हिसाब से, मान लो ये पैटर्न, मान लीजिए अगर हमने बनाया है, हमारा पूरा खेत है, तो एक पैटर्न में हमने अंतरा फसलीकरण को बोया और एक तरफ तो हमने अलग फसल को बोया। तो इसमें कहीं ना कहीं ये अपना अलग काट सकते हैं, इसको अलग से यहाँ पे हम लोग उनके फसलों को निकाल सकते हैं और ये अलग अलग हो। लेकिन अगर मिश्रित होता है तो मिश्रित सब जगह मिक्स रहता है, तो उसको हम साथ में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भेड़ों को क्यों पाला जाता है? जो दोस्तों हमारे भेड़ होते हैं उनको हम क्यों पालते हैं उसको लिखेंगे, भेड़ों को मुख्य रूप से ऊन तथा मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, लेकिन इनसे दूध भी प्राप्त होता है। ध्यान में रखेंगे, जो हमारे भेड़ होते हैं इसलिए हम पालते हैं, उनसे हमें मांस का उत्पादन हो और ऊन का उत्पादन हो, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त होता है हमको।
प्रश्न नंबर 27 है, भारत की मांस उत्पादक भेड़ों के नाम लिखिए। कौन कौन सी ऐसी भेड़ें हैं जो कि मांस का उत्पादन करती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, भारत की मांस उत्पादक भेड़ों के नाम इस प्रकार से हैं: नाम जलौनी, मेड़िया एवं निल्लौरी। कौन कौन से भेड़ी हैं? नाम जालौनी, दूसरा है मेड़िया, तीसरा है निल्लौरी। ये सब तीन प्रकार की जो भेड़ हैं ये मांस उत्पादन करती हैं। प्रश्न नंबर 28 है, भारत की ऊन उत्पादक भेड़ों की नस्लों के नाम लिखिए। भारत की ऊन उत्पादक भेड़ों के नस्लों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, भारत की ऊन उत्पादक भेड़ों के नाम इस प्रकार से हैं: बीकानेरी, पहला आपको ध्यान में रखना है बीकानेरी, दूसरा है मारवाड़ी, तीसरा है भाकरवाल, चौथा है करनाहाल, उसके बाद है भदरवा, गुरेज, रामपुर, बुसियार, हसन एवं दक्कनी। ये दोस्तों क्या है, सब ये ऊन उत्पादन करती हैं। प्रश्न नंबर 29 है, मांस एवं ऊन उत्पादन भेड़ों के नस्लों के नाम। ऐसी कौन सी भेड़ है जो दोनों प्रकार की यानी मांस को भी उत्पादन करती हैं और ऊन का भी उत्पादन करती हैं? तो इनके नाम इस प्रकार से हैं: मांस एवं ऊन उत्पादक प्रमुख भारतीय भेड़ों के नाम हैं हिसार, डेल, बेलारी, लोही, कच्छी आदि। ये दोस्तों क्या है, ये दोनों प्रकार की यानी उनका भी उत्पादन करती है और मांस का भी उत्पादन करती हैं। ध्यान में रखेंगे, उनके नाम इस प्रकार से हैं: हिसार, डेल, बेलारी, लोही, कच्छी आदि। प्रश्न नंबर 30 है, भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। कौन कौन सी विदेशी नस्लें हैं जो प्रमुख रूप से मानी जाती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, भेड़ की प्रमुख विदेशी नस्लों के नाम मेरिनो, रेम्बा, उटेल, साउथ डॉन, कोरिएल, लीमेस्टर। ये सब क्या है, विदेशी नस्लों के नाम हैं। प्रश्न नंबर 31 है, भेड़ की मेरिनो नामक नस्ल किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भेड़ की मेरिनो नामक नस्ल होती है वो किस लिए प्रसिद्ध होती है? उत्तर में लिखेंगे, भेड़ की मेरिनो नामक नस्ल संसार में सबसे अधिक बारीक एवं मुलायम ऊन के लिए प्रसिद्ध होती है। ध्यान में रखेंगे, मेरिनो किस लिए प्रसिद्ध है? इनका जो ऊन होता है बहुत ही बारीक और मुलायम होता है, इसलिए संसार में बहुत ही प्रसिद्ध होती है। प्रश्न नंबर 32 है, मुर्गी की प्रमुख मांस उत्पादक नस्लों के नाम लिखिए। मुर्गी की बात करते हैं तो मुर्गे में प्रमुख मांस उत्पादक नस्लों के नाम इस प्रकार से है। पहला ध्यान में रखेंगे, आसील। क्या है? आसील, दूसरा है घाघस, तीसरा है गेम, चौथा है चिटगांव, नेक्स्ट है बसरा और कड़कनाथ, जर्सी, जाइट। ये दोस्तों क्या है, मुर्गी के प्रमुख मांस उत्पादक नस्लों के नाम हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: असील, घाघस, गेम, चिटगांव, बसरा, कड़कनाथ, जर्सी, जाइट इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुर्गी की प्रमुख अंडा उत्पादक विदेशी नस्लों के नाम की। विदेशी नस्ल की बात यहाँ की गई है। उत्तर में लिखेंगे, मुर्गी की प्रमुख अंडा उत्पादक विदेशी नस्लों के नाम वाइट लेगहॉर्न, मनोरकर, एनकोना कैंपिनस, वाइट लेगहॉर्न। ये सब क्या है, अंडा उत्पादन की विदेशी नस्लों के नाम हैं। मुर्गी में अंडा उत्पादन की विदेशी नस्लों के नाम थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसार की सबसे अधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है? संसार में सबसे अधिक अंडा उत्पादन मुर्गी की नस्ल की बात करता है तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम होता है दोस्तों वाइट लेगहॉर्न। ये संसार की सबसे अधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की किस्म होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुर्गी की सर्वोत्तम मांस वाली भारतीय नस्ल कौन है? सबसे अधिक कौन से मुर्गी का जो भारतीय नस्ल हो सबसे उसको हम खाते हैं तो उसका नाम होता है दोस्तों असील। क्या है? असील भारत की सर्वोत्तम मांस वाली मुर्गी की नस्ल होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 1 है, दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है। तो दुग्ध उत्पादन की अगर बात करते हैं तो इसमें अपार वृद्धि जो होती है वो हमारी
पहला ऑप्शन दे रखा है श्वेत क्रांति, दूसरा हरित क्रांति, तीसरा है नीली क्रांति या सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। श्वेत क्रांति किसके संबंध से है? वो दुग्ध उत्पादन से है और इसके जन्मदाता कौन होते हैं? वर्गीस कुरियन साहब थे। वर्गीस कुरियन ने दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं, वर्गीस कुरियन। हरित क्रांति की बात करते हैं तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। लेकिन अगर विश्व की बात करता है तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। नॉर्मन बोरलॉग जी विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य पालन या मछली पालन से होता है और आपका श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जिसके जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। जो आजकल हम पाश्चीकृत दूध पैकेटों में खरीदते हैं वो हमारा किसकी देन है? वर्गीस कुरियन की देन है। प्रश्न नंबर सेकंड है मछली उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है। मछली उत्पादन में जो अपार वृद्धि है तो उसे हमको क्या कहते हैं? पहला इसमें आप पे ऑप्शन दे रखा है श्वेत क्रांति, दूसरा है हरित क्रांति, तीसरा है नीली क्रांति, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति। जैसे कि आपने जाना ये श्वेत क्रांति हमारा दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध होता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 3 है मधुमक्खी पालन एक अच्छा उद्यम है क्योंकि शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, इसमें पूंजी निवेश कम है, किसी विशिष्ट स्थान की आवश्यकता नहीं है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे सभी आंसर जो है बिल्कुल सही हैं। शहद का सभी जगह उपयोग होता है, आपको पता है। इसमें पूंजी निवेश भी कम होता है। ये इसमें किसी विशिष्ट स्थान की आवश्यकता नहीं होती है कि इस विशेष स्थान पे ही पाला जाए, इसको आप कहीं भी पाल सकते हैं। इसलिए उपयुक्त तो सभी बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कुक्कुटों के आहार में उपस्थित अवयव होने चाहिए। जो कुक्कुड़ों के आहार में उपस्थित अवयव होने चाहिए। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एवं लवण, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन व लवण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। जो कुक्कुट होते हैं यानी कि मुर्गी होते हैं, मुर्गा में जो आहार होना चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट युक्त प्रोटीन तथा लवण ये सब चीज़ें उसमें उपस्थित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि कोई पशु अस्वस्थ है तो, अगर मान लीजिए कोई पशु है वो अस्वस्थ है तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वह चारा लेना बंद कर देता है, वह निष्क्रिय हो जाता है, उसका दूध उत्पादन, अंडा देना या कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, उपयुक्त सभी। तो उसमें दोस्तों का देखा जाए तो बिल्कुल आपका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई पशु होता है अगर अस्वस्थ है, बीमार है तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे वह आहार लेना बंद कर देता है, वह निष्क्रिय हो जाता है, उसका जो दूध उत्पादन होता है या अंडा देने का कार्य करने वाली होती है उसकी क्षमता कम हो जाती है। यानी ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, इसलिए उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आवश्यक बृहद पोषक तत्व हैं। आपका एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है और एक आपका सूक्ष्म होता है और एक बृहद पोषक तत्व होता है मुख्य रूप से, और इनकी जो संख्या होती है 16 होती है। लेकिन यहाँ पे बात किया गया है 9 आपके फिलहाल यहाँ पे बात किया गया है बृहद पोषक तत्व की बात की गई है तो NPK CA का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस NPK CA नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम और कैल्शियम ये क्या होते हैं? हमारे आवश्यक बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है NPK CA, ये तो आपका मुख्य बृहद हो गया। दूसरा है FeMgCuZn, तीसरा है FeMnCuZnBMO, चौथा है आपका CaFeMnCu। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। फेरस, मैग्नीज, कापर, जिंक, बोरान और मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम ये दोस्तों क्या होती हैं? आप सबकी सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 8 है एक किसान 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य मटर की फसल उगाता है, वह अपनाता है। पहला ऑप्शन है एक खाद्यान्न
फसल के मध्य मटर की फसल उगाता है तो अपनाता मिश्रित फसली फसल चक्र, अंतरा फसलीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक पैटर्न की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे एक किसान 2 खाद्यान्न फसलों के मध्य मटर की फसल उगाता है। 2 खाद्यान्न फसल के बीच में अगर मटर की फसल उगाया जाता है तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे फसल चक्र का वो पालन कर रहा है। क्योंकि फसल चक्र इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्या बोया, गेहूँ बो दिया और गेहूँ बोया, उसके बाद धान लगा दिया या धान के बाद आपने गेहूँ ना बो करके उन फसल के बीच में आपने क्या कर दिया, अगली बार आपने मटर की फसल लगा दी उस खेत में, तो ये आपका फसल चक्र कहलाता है। क्योंकि आपको पता है हमारे जो मिट्टी होती है, हमारी जो फसल की मिट्टी होती है, भूमि की मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता की कमी हो जाती है। इसको बनाए रखने के लिए हमें दलहनी फसलों का इस्तेमाल किया जाता है, दलहनी फसलों को बोया जाता है। दलहनी फसल के अंदर का सबसे अधिक अगर मात्रा में अगर नाइट्रोजन को देने का कार्य कौन करता है, मटर करता है। मटर सबसे अधिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट करता है, जिसके मटर के जड़ों में क्या होते हैं, राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं, और ये जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जब नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो ये नाइट्रोजन, क्योंकि पता होता है पेड़ पौधे अपना भोजन जो नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्टली रूप से नहीं ले पाते हैं, उनको किसके माध्यम से लेते हैं, उनको नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इसलिए मटर जो होता है ये फसल चक्र के बीच में बोना चाहिए, जिससे मिट्टी की जो नाइट्रोजन की कमी है उसकी वो पूर्ति हो सके। प्रश्न नंबर 9 है, गाय की देसी नस्ल है। गाय की देसी नस्ल कौन सी है? पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा है फ्रीसवाल, तीसरा है जर्सी, चौथा है साहिवाल। तो गाय की देसी नस्ल की बात की गई है तो आपको पता होना चाहिए साहिवाल जो है दोस्तों हमारी गाय की देसी नस्ल मानी जाती है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। गाय की विदेशी नस्ल है, पहला ऑप्शन है मुर्रा, ये तो भैंस की नस्ल होती है, दूसरा है फ्रीसवाल, तीसरा है साहिवाल और चौथा है जर्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर है। जर्सी जो होती है हमारी वो गाय की विदेशी नस्ल होती है। जर्सी हमारी गाय की विदेशी नस्ल है, जबकि आपने देखा पिछले प्रश्न में साहिवाल जो होती है वो हमारी गाय की देसी नस्ल होती है और जर्सी विदेशी नस्ल है। प्रश्न नंबर 11 है, गाय की संकर नस्ल है। संकर नस्ल की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है मुर्रा देख रखा है, दूसरा है साहिवाल है, तीसरा है फ्रीसवाल है और चौथा है जर्सी। तो आपकी जर्सी आपकी विदेशी हो गई, ठीक है, साहिवाल अगर देसी हो गई, और आपका अगर मुर्रा की बात करते हैं तो मुर्रा हमारी भैंस की नस्ल होती है। अब आपके पास बचा एक ऑप्शन फ्रीसवाल। फ्रीसवाल आपकी कहीं ना कहीं आपकी संकर नस्ल कहलाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से मुर्गियों की देसी नस्ल है। पहला ऑप्शन है वाइट लेगहॉर्न, दूसरा है रोडे आइलैंड रेड, तीसरा है ससेक्स, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही है, इसमें से कोई भी नहीं है आपकी, इसमें से कोई भी देसी नस्ल की मुर्गी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 13 है, बसरा असील मुर्गी की विदेशी नस्ल है, देसी नस्ल है, संकर नस्ल है या परिवर्तित नस्ल है। तो 13 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या दोनों ये मुर्गी की देसी नस्ल होती हैं। बसरा है आपका, बसरा और असील। बसरा असील क्या है, ये मुर्गी की देसी नस्ल कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, मुर्गियों की संकर नस्ल है। पहला ऑप्शन है वाइट लेगहॉर्न, दूसरा है JLS 82, तीसरा है बसरा और चौथा है असील। तो मुर्गियों की संकर नस्ल की बात करते हैं तो बसरा और जो असील है आपको पता है ये देसी नस्ल है। वाइट लेगहॉर्न और JLS 82 में आपको निकालना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द बिल्कुल आपका सही आंसर है, यानी कि JLS 82 ये आपकी क्या है, मुर्गियों की संकर नस्ल कहलाती है, मुर्गियों की ये संकर नस्ल है। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सी मीठे जल की मछली नहीं है। पहला है हिल्सा, कटला, रोहू, टिरिका। इसमें से पूछ रखा है कि कौन सी मीठे जल की मछली नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हिल्सा। दोस्तों हमारी जो ये हिल्सा होती है मीठे जल की मछली नहीं होती है, जबकि कटला, रोहू, टिरिका ये सब क्या हमारे मीठे जल की, ये नदियों में पाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 16 है, उन्नत कृषि कहलाती है।
उन्नत कृषि किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय कृषि, दूसरा है कार्बनिक कृषि, तीसरा है टिकाऊ कृषि या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता है ये तीनों आपके बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पर्यावरणीय कृषि, कार्बनिक कृषि और टिकाऊ कृषि ये सब उन्नत कृषि के पार्ट होते हैं। ठीक है, उन्नत कृषि के तीनों भाग हैं, पर्यावरणीय कृषि, कार्बनिक कृषि और टिकाऊ कृषि, इसलिए बी डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फसल चक्र के प्रकार होते हैं। फसल चक्र के प्रकार कैसे होते हैं? एक वर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय होती हैं, बहुवर्षीय होते हैं, ये सभी। तो अगर हम बात करते हैं फसल चक्र की, तो फसल चक्र हमारा बहुवर्षीय हो सकता है, एक वर्षीय भी हो सकता है और द्विवर्षीय, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की संकर नस्ल है। संकर नस्ल की बात की गई है और सबसे अधिक मात्रा में दूध देती है। पहला ऑप्शन दे रखा है करण स्विस, दूसरा है करण फ्राई, तीसरा है जरसिंध, चौथा है जर्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरसिंध। जो जरसिंध होता है दोस्तों एक संकर गाय की नस्ल होती है और ये सबसे अधिक मात्रा में दूध देती है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है जो कि संकर नस्ल है, उसका नाम है जरसिंध होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है बारीक एवं मुलायम ऊन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। पहला ऑप्शन है बीकानेरी, दूसरा है मेरिनो, तीसरा है मारवाड़ी और चौथा है हिसार। तो दोस्तों आपको पता है जो संसार में सबसे अधिक भेड़ की जो नस्ल है जो कि बारीक ऊन के लिए प्रसिद्ध होती है उसका नाम है मेरिनो, इसलिए इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है संसार की सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल है। पहला ऑप्शन है असील, दूसरा है चिटगांव, चौथा है तीसरा है कड़कनाथ और चौथा है व्हाइट लेग हॉर्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है जो व्हाइट लेग हॉर्न होती है सबसे अधिक अंडा देती है संसार में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आपका से करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ ये चैप्टर और आपका पूरा सिलेबस कक्षा 9 का अगर बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का और MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका आज पूरा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं और सब चैप्टर के वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। क्लास 9 का यूपी बोर्ड क्लास 9 का प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे SRG स्टडी में, वहाँ पे आप ओपन करने के बाद देखेंगे तो पूरे आपके वीडियो वहाँ पे 1 से लेकर के टोटल 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन और उसके साथ साथ आपके MCQs क्वेश्चन भी कराए गए हैं। यदि आपकी डिमांड हुई तो हम जो लॉन्ग आंसर भी उसको भी करा देंगे। फिलहाल आप ना देखिए कहीं ना कहीं आप 15 चैप्टर से अपने क्लास के लिए 10 नंबर फिक्स करने वाले हैं। अगर इतने चैप्टर अगर पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं 10 नंबर आराम से आपके कहीं कोई रोक नहीं सकता है। कक्षा 9 में 10 से ऊपर आएंगे, नीचे आ नहीं सकते हैं गारंटी के साथ। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।